Good morning, sir. Good morning, sir. Play topic. Good morning, sir. राधे राधे, sir. What is Jai Jawan, Jai Kisan, sir. Oh, Morning, बच्चे. Morning, hello. sir. Hey, Good morning, sir. morning all of you. की हाल है? नहीं हो रहा. अगले साल खुल रहा है 26 अगस्त. जिंदगी है काम. भी आवाज आ रही है. अगला लगता खुलेगा. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I hope कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे. Yes. आप लेट से ज्वाइन करते हो. लेट तक 15-20 मिनट लेट तक ज्वाइन करते रहते हो. मैं सोचा आज मैं भी थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूँ. आपको 15 मिनट की वैल्यू नहीं पता चलती. पूरे साल भर अगर 15-15 मिनट में लेट रहा ना तो 25 क्लासेस ऐसे ही खत्म हो जाएगी. सो आगे से टाइम पे ज्वाइन करना है ना. आवाज नहीं आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है. मुझे लगता है एवरीथिंग क्लियर होगा. आवाज भी आ रही होगी. हाँ, यू आर क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल. वेरी गुड. ऑल क्लियर. सो मुझे कुछ बात करनी ही नहीं है. जल्दी से देखिए जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं. हम O2 डिस्कस कर रहे हैं. कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं? O2. हम O2 डिस्कस कर रहे हैं. एक क्वेश्चन पूछा आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है. So hybridization is the mixing of atomic orbitals of large energy difference. No, small energy difference or same energy. तो ये इनकरेक्ट है. ये इनकरेक्ट है. तो जो इनकरेक्ट है वो आंसर है. ये होगा आंसर. sp2 hybrid orbitals are formed from 2p orbitals and 1. sp2 में एक s होता है और 2p होता है. तो ये करेक्ट है.
ये करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। और sp3d2 hybrid orbitals are all at 90 degree to one another 90 degree and 80 degree also होगा 180 degree also। so ये स्टेटमेंट 90 डिग्री पे भी होता है और ऑल नहीं होते हैं 90 डिग्री पे, कुछ 180 डिग्री पे भी होते हैं। तो कुछ 180 डिग्री पे होते हैं तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि सभी ऑल लिखा है तो ऑल 90 डिग्री पे नहीं होगा, कुछ 180 डिग्री पे भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, जो इनकरेक्ट है वो आंसर है। sp3 hybrid orbitals are directed towards the corner of a regular tetrahedron। ये सही है कि sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रन, मींस वो जो लोब्स होते हैं ये डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। आयुष राता क्या लिखे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कब लेट हो गया जो तुम लिखे हो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं सही कह रहा हूं, मैं पिछले 10 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 15 मिनट बाद आती है क्लास में, और हमको लिखते हो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर्व नहीं आती है तुमको गधे कहीं के। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। कुछ भी लिखने की आजादी है, कुछ भी लिख दोगे। तो क्या लड़का है यार, मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं अभी 15 मिनट लेट हूं। तो कैसा कैसा स्टूडेंट है मुझे समझ में नहीं आता। मैं कहा कि नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं पिछले 10 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ जो है लेट आता है। मैं कभी कभी पहले ज्वाइन कर लेता हूं और पहला स्टूडेंट ही ज्वाइन करता है 2-3 मिनट लेट, 2-3 मिनट लेट पहला स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट। एनीवे, in which of the following process hybridization of underlined atom does not change। लिखने की आजादी, आप ऐसी बातें लिख देते हैं मूड खराब हो जाता है, क्या पढ़ाएगा कोई आदमी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम डज नॉट चेंज। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। NH3 50 बार निकाल चुके होंगे कम से कम NH3 का, तो sp3 होता है। BF3 NH3 में भी sp3 होता है, बताया हुआ भी है। तो ये नहीं चेंज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 का sp3 ही रह रहा है। सो ए आंसर होगा। SiF4 में sp3 है, यहाँ 6 बॉन्ड पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ sp3 नहीं है, sp3d2 है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए ये अंडरलाइंड एटम है, ऑक्सीजन एटम अंडरलाइंड एटम है, और एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 लोन पेयर होंगे इससे, तो 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 4 हो गया, sp3 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक लोन पेयर चला गया, एक लोन पेयर बचा हुआ है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन sp3 है, नहीं चेंज हो रहा है, तो सी आंसर होगा। यहाँ H3BO3 में sp2 है बोरन, और यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है, तो बोरन sp3 है, चेंज होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ए एंड सी। मुझे बताना 2 क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, क्लियर है नहीं? ऑप्शन सी में क्या नहीं आ रहा है? ऋतिक राज बताना, सी में क्या नहीं आया? 9 का सी में क्या नहीं आया? आयुष रामता, तुमने बोला ठीक है, अब और लिख करके मुझे इरिटेट मत करो, शांति से बैठो और पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी ने ये नहीं लिखा ओ को कैसे ले रहे हैं, ओ को कैसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। CH2 है यहाँ पे, ये CH2 है, यहां पर भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है, और यहां पर O है। ये कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है ये है।
अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि O को कैसे ले रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम कैसे ले रहे हैं। सी में लाइन क्या है, डाउन। अरे क्वेश्चन पढ़ते हो यार, अंडरलाइंड एटम। अंडरलाइंड एटम का मतलब है कि एक एटम अंडरलाइंड होगा तभी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो एक एटम अंडरलाइंड है ऑक्सीजन, जैसे अमोनिया में, ए ऑप्शन में अमोनिया में नाइट्रोजन अंडरलाइंड है ना, वैसे ही ऑक्सीजन अंडरलाइंड है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन sp3 हो गया। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पर भी sp3 हो गया, तो कोई चेंज नहीं हुआ। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया। प्रथमेश गौर H3BO3 लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो H3BO3? प्रथमेश गौर H3BO3 क्या? प्रथमेश गौर स्ट्रक्चर 1000 बार तो बना चुके हैं, ये होगा स्ट्रक्चर। पहली बार थोड़े बनाए हैं, 10 बार तो बना चुके हैं H3BO3। अभी भी स्ट्रक्चर में ही डाउट है, 10 बार बना चुके हैं इसको क्लास में। सी का स्ट्रक्चर बना तो दिया जी। अच्छा गुप्ता, सी का स्ट्रक्चर बना दिया इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का बना दिया, इसका भी बना देता हूं। देखो ओ से बोरन F F F CH2 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 CH2, ये और एक लोन पेयर, यहां भी ऑक्सीजन sp3 हो गया, बना दिया स्ट्रक्चर। H है, हाँ H है, हमें लगा F है, तो H लिख दो। सो आई होप कि क्लियर होगा। अदिति कुमार तुम्हारा ना क्लियर है, तुम्हारा क्लियर है तो 1 सेकंड रुक सकते हो ना तुम मैसेज करके और मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? और तुम अक्सर ऐसा करते हो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनन इन द केटाइनिक पार्ट ऑफ XeF6। XeF6 सॉलिड है, इसका केटाइनिक पार्ट होता है XeX5 प्लस एनाइनिक पार्ट होता है F माइनस। XeF5 में हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और sp3d2 में बताया होगा dx2y2 होता है और dz2 होता है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बॉन्ड ऑर्डर, एंगल, बॉन्ड एंगल ऑर्डर दोनों परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। देखिए होता क्या है, एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बच्चा CH4 देखता है और CF4 देखता है, फिर कहता है इसमें अपन हम कैसा ऐसा करते हैं, बेंट रूल लगा देते हैं। यार क्यों बेंट रूल लगा रहे हो? फिर हमसे पूछता है सर बेंट रूल क्यों नहीं लगेगा यहाँ? भाई बेंट रूल दिमाग में कैसे आता है, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दिमाग में कैसे आता है। 4 बॉन्ड पेयर है, चारों बॉन्ड सेम है, चारों बॉन्ड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। 4 बॉन्ड पेयर है, चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है, यहां भी 4 बॉन्ड पेयर है, चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है। ऐसे स्ट्रक्चर में बेंट रूल नहीं लगेगा। 4 बॉन्ड पेयर है, चारों आइडेंटिकल है, रेगुलर शेप है, 2 रेगुलर शेप में, अगर रेगुलर शेप है तो सब कुछ सेम होगा, बेंट रूल क्यों लगाएंगे? ये प्रॉब्लम होता है, बच्चा मुझे मैसेज कर देता है और मैं माथा पकड़े रहता हूं कि ये बेंट रूल क्यों लगा रहा है। रेगुलर शेप है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है, 109 डिग्री 28 मिनट होगा यहाँ पे, और यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाली, उसके बाद बॉन्ड पेयर्स देखिए, अगर सभी बॉन्ड एकदम आइडेंटिकल हैं तो आपको
बेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप की एंगल फिक्स होती है। हमने आपको दो टेबल बताया था, दो टेबल जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, तो पहला टेबल वाले कंपाउंड में कभी एंगल चेंज नहीं होता, उसमें लोन पेयर नहीं था। तो थोड़ा भी डिस्टॉर्शन होता है किसी कारण से, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे दो मॉलिक्यूल में एंगल कंपेयर करना हो, दोनों आइडेंटिकल ना हो, तब हम लगाते हैं, तब हम लगाते हैं। देखो ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगा रहा है एक अंकित कुमार, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगा रहा है अंकित कुमार। हाँ, बॉन्ड लेंथ में लगा सकते, बॉन्ड लेंथ में लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना होगा CH और CF है ना। बॉन्ड लेंथ में लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाइएगा, तब ना लगाएंगे CH और CF में। बेंट रूल सेम बॉन्ड में लगा, यहाँ CH है और CF है, तो साइज देख लीजिए, H और F में जो छोटा होगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और जो बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। आइए यहाँ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, इसमें बी में देखिए, तो ये गलत हो गया, सिलेक्ट द करेक्ट पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया। ये बी देखिए, ए ऑप्शन अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ना पूरा फिर से पढ़ने की जरूरत है। कल एक बच्चा मुझे बहुत देर तक इस पे डिस्कशन किया है व्हाट्सएप पे। भाई ए ऑप्शन में कोई रूल नहीं लगाना है, यहाँ 100 आपको देखते के साथ चमकना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। नहीं चमकता है तो बहुत बेसिक आपका क्लियर नहीं है, पहले उसको क्लियर कीजिए। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर यहाँ निकालने के लिए आप क्या करो, एन बॉन्ड ऑर्डर निकाल। बेंट रूल निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तब लगाएंगे बेंट। एन डबल बॉन्ड हो, NO2 माइनस, ये है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर होगा 3/2 1.5 NO3 माइनस, एन डबल बॉन्ड O, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 4/3 1.33। अब बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर छोटा, बॉन्ड लेंथ बड़ा, तो NO3 माइनस में बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस में S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, बॉन्ड ऑर्डर होगा 6/4 1.5। SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर होगा लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर होगा 4/3 1.33। बॉन्ड ऑर्डर छोटा, बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा आया, SO4, ये भी करेक्ट हो गया। बॉन्ड एंगल ऑर्डर, NH3 में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री बताया होगा मैंने आपको, 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होगा क्योंकि लोन पेयर है, और इसमें 90 डिग्री चूंकि नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगो रूल। सो ये आंसर गलत हो गया, तो आंसर होगा बी एंड डी। अब आपको कोई डाउट है तो लिखिए 14 नंबर क्वेश्चन। सोनू झा, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, कहाँ पे बॉन्ड एंगल लगाएंगे, बॉन्ड एंगल कहीं नहीं लगाते, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, पता नहीं तुम क्या पूछना चाहते। ऑप्शन सी रिपीट, यस ऑप्शन सी रिपीट। बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है मेरे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, तो SO4 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो ना, और SO3 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिए, इन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर भी आपको बता दिए सी लेक्चर में, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है PH3 पे 90 क्यों लिखा, ड्रैगो रूल लगाया PH3 पे। बाप रे बाप, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। PH3 पे ड्रैगो रूल और PH3 को 90 इसी लेक्चर में 25 बार लिख चुका हूं मैं, इसी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में। मैं आपको ना ब्लॉक कर रहा हूं सारे नोट्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, SS6 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, कॉन्ट्रैक्शन इन, नो कॉन्ट्रैक्शन इन डी ऑर्बिटल, कॉन्ट्रैक्शन इन डी ऑर्बिटल, नो, रीजन क्या है एग्जिस्ट नहीं करने का, नो कॉन्ट्रैक्शन इन डी ऑर्बिटल।
अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते तो क्या होता है, sp3d2, बट d2 तभी पार्टिसिपेट करता है जब d ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। बट फ्लोरीन में नो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। आपको पता है फ्लोरीन में ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं होता है, फ्लोरीन के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी आंसर होगा। इसमें केवल याद रखना है SiCl, ये बताया नहीं था मैं, SiCl6 में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ये मैं भूल गया था बताना। सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड है, ये आयन है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। सिलिकॉन इतना छोटा है कि उसके चारों तरफ 6 क्लोरीन नहीं आ पाते हैं, तो ये भी होगा, और ये तो एग्जिस्ट करता है, तो ये नहीं। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा। SF6 कितनी बार बताया हूं एग्जिस्ट करेगा, IS3 डजंट एग्जिस्ट। क्यों, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, sp3d आएगा, और d आएगा बट नो कॉन्ट्रैक्शन इन d ऑर्बिटल। क्यों, नो कॉन्ट्रैक्शन इन d ऑर्बिटल। तो जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा d ऑर्बिटल में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन इन d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो पार्टिसिपेट d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में नहीं करता है। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, ये H2S है जी, एग्जिस्ट करेगा, ये PCl5 एग्जिस्ट करेगा। 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये सभी नोट्स के हैं, इसमें कहीं शक नहीं, सभी नोट्स के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। सही स्टेटमेंट है। व्हाट, आइस में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आइस में, आइस है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड। द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन हीटेड फ्रॉम, ये बताया हुआ है क्लास में कि डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, 0 से 4 बढ़ता है, फिर 4 से आगे घटता है, तो ये भी सही है। एवं 4 डिग्री सेल्सियस घटता क्यों है, तो थर्मल एक्सपेंशन होता है। देखिए थर्मल एजिटेशन होता है, जिसके कारण कह रहा है एक्सपेंडिंग, वाटर में थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अरे 0 डिग्री सेल्सियस से अगर घटेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम कैसे होगा, मिनिमम हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तभी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है मान, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगा तभी ना, बढ़ेगा तभी ना। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, घटेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम कैसे होगा, तो डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए एक्सी कंपाउंड है IFXN, तो IFX का रेज टू द पावर n। कंपाउंड ए क्या होगा, IFX का वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस कितना बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है। अब कह रहा है ये कंपाउंड प्लानर होना चाहिए, तो प्लानर है और नॉन पोलर होना चाहिए, तो ये कंपाउंड पोलर है। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, ऑफ कोर्स ये लोन पेयर कभी बॉन्ड पेयर को कैंसिल नहीं करता, तो ये ऑफ कोर्स पोलर होगा, तो ये आंसर नहीं है। बी देखिए IF3 है, केवल 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, sp3d होगा, IFF लोन पेयर लोन पेयर। इक्विटोरियल प्लेन में डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इक्विटोरियल प्लेन का डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा एक दूसरे से, जिसके कारण म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये कंपाउंड पोलर हो जाएगा। हम कैसा कंपाउंड ढूंढ रहे हैं, नॉन पोलर ढूंढ रहे हैं और प्लेनर ढूंढ रहे हैं, तो बी भी आंसर नहीं होगा। सी देखिए IFX की वैल्यू 2 है और n का वैल्यू -1, दिस इंप्लाइज 2 बॉन्ड पेयर
3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो गया, sp3d हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा I लोन पेयर, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। इसमें तीनों लोन पेयर ये है तो इक्विटोरियल कैंसिल हो जाएगा, फ्लोरीन ऊपर आएगा, फ्लोरीन ऊपर आएगा, चार्ज होगा माइनस। इसमें देखिए क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा और इधर वाला इधर दोनों वाले को कैंसिल कर देगा क्योंकि इक्वल एंगल पे है, नेट 0 आएगा। तो इस केस में म्यू 0 हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा तो ये हो गया नॉन पोलर। तो ये हो गया नॉन पोलर। हम कैसा कंपाउंड ढूंढ रहे हैं, नॉन पोलर और प्लेनर। शेप कैसा है, लीनियर है। अब कोई भी लीनियर चीज तो प्लेनर होगा ही होगा, प्लेनर। कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट प्लेनर तो होगा ही होगा। तो मुझे बताइए कि आंसर होगा सी। आप भी इसी तरह चेक कर लेना, मुझे बताइए 22 समझ में आया या नहीं आया। यस मोहित कर मत ना लिखो, ये सब हमने कराया था। हमने कराया था तो आपने कहाँ बनाया, मुझे व्हाट्सएप क्यों किया कि मुझे ये सवाल बताओ। आप करोगे मुझे व्हाट्सएप तो आप 10 बार क्यों नहीं पूछोगे, मुझे बताना पड़ेगा ना। वैभव पाटीदार HFO4 में जानवी दे दो तब भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, जब पहले मैंने बोल दिया कि नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर अब क्यों कह रहे हो कि एग्जिस्ट करेगा। मुझे बताइए कि 22 आपको समझ में आया नहीं आया, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। 22 समझ में आया कि नहीं आया। ट्वेंटी थ्री देखिए, क्रिस्टल लैटिस मतलब पूछ रहा है। क्रिस्टल लैटिस मतलब सॉलिड। क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है सॉलिड। क्रिस्टल लैटिस का मतलब सॉलिड। प्योर सॉलिड को क्रिस्टल बोलते हैं, इसीलिए क्रिस्टल लैटिस। ये क्लास में कराया हुआ है, सी लेक्चर नोट, अच्छे से एक्सप्लेन करके कराया हुआ है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर ज्यादा होता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो H बॉन्ड, इसमें H बॉन्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें भी सेम रीजन है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे एक मॉलिक्यूल में, जबकि HF में 1 बनेगा तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो चारों अंतर होगा। और अपन ने करा रखा है लेक्चर नोट में, इस सवाल को ही करा रखा है। नहीं पढ़ते हो तभी तो ये तक नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन करा रखा है। इसमें कह रहा है 24 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। इनमें से कौन, नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑरिजिनेशन। कौन सा फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स है, आपसे पूछ रहा है कौन सा वैन डर वाल्स फोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फैक्टर को हम वैन डर वाल्स फोर्स मान सकते हैं। तो मैंने लिखाया था आपको कि फर्स्ट 3 को 3 ही वैन डर वाल्स फोर्स बताया था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये तीनों फर्स्ट 3 फोर्स है। एक बच्चा मुझे मैसेज किया था साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर भी तो वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है। वैन डर वाल्स फोर्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, बट साइज ऑफ मॉलिक्यूल फोर्स नहीं है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल फोर्स नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। तो आंसर होगा ए बी सी। 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यस सही है। आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब अभी मैंने बोला सॉलिड, क्रिस्टल का मतलब अभी मैंने बोला सॉलिड। तो आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ऋतिक राज, ये तुम बताओगे मुझे कि फैक्टर पूछ रहा है। फैक्टर कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिनेशन ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। ये नहीं पूछ रहा है कि किस फैक्टर पे वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है, ये नहीं पूछ रहा। करेक्ट, फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिनेशन ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, मतलब जो ओरिजिनेट हुआ उसे वैन डर वाल्स फोर्स कहेंगे या नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे। ये नहीं पूछ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है।
दीपक गुप्ता, हम मेटालिक बॉन्ड पढ़ा दिए जो पूछ रहे मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पढ़ाए ना, तो क्यों पूछ रहे हो? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या जनरल डाउट क्लास है? डाउट क्लास में क्यों नहीं आते हो या अपने डाउट क्लास में जाके क्यों नहीं पूछते हो मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं? Which of the following are true? Van der Waals forces are responsible for the formation of molecular crystal. मेरी बात सुनिए, क्रिस्टल जब बनता है तो आप सॉलिड हुआ क्रिस्टल, आप जानते होंगे कि सॉलिड में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो मैं वो कह रहा हूं कि गैस से जब लिक्विड बनता है तो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है तो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। तो ये फोर्स वंडर वाल्स फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है सॉलिडिफाई होने के लिए, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। बी स्टेटमेंट देखिए, ब्रांचिंग लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू डिक्रीज इन वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सही है, इसको समझिए बी स्टेटमेंट को। मान लो नॉर्मल पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, ये है नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H12, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जरा आइसोपेंटेन बनाते हैं। आइसोपेंटेन है ये, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H12, नियोपेंटेन बनाते हैं। ये नियोपेंटेन है। नाम पे अभी मत जाना कि आइसो नियो नॉर्मल कैसे लगाया, नाम पे मत जाना, कैसे लगाया ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। इसका फार्मूला है C5H12। अब देखिए तीनों ही कंपाउंड का फार्मूला सेम है, बट तीनों में वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे सर्कुलर होता जा रहा है, यहाँ पे क्या होता जा रहा है? सर्कुलर होता जा रहा है मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पे लॉन्ग चेन टाइप है। तो सर्कुलर चीजें जब होने लगती है, स्फेरिकल जब होने लगती है तो सरफेस एरिया कम होता है। तो स्फेरिकल जब चीजें होने लगती है तो सरफेस एरिया मतलब सिमटने लगता है तो सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया पे वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है। हाई सरफेस एरिया होगा इसमें लो सरफेस एरिया होगा। ऑफ कोर्स बीच वाले में वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो इसमें वंडर वाल्स फोर्स सबसे कम होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। यही बात लिख रहा है। ब्रांचिंग हुआ, इसमें पहले वाले में कोई ब्रांच नहीं है, दूसरे वाले में एक ब्रांच है, तीसरे वाले में भरे हुए ब्रांच है, 2 ब्रांच है। तो ब्रांचिंग लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, क्योंकि वो उसका सरफेस एरिया उतना कम होता जाता है। मुझे बताइएगा बी स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? सिर्फ बी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। वेरी गुड। सी देखिए, इन ग्रेफाइट वंडर वाल्स फोर्स एक्ट बिटवीन कार्बन लेयर। मैंने बताया होगा ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अनुज्ञा, वंडर वाल वीक फोर्स है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट। वंडर वाल वीक फोर्स है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और ये जो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग चाहिए वो गैस के रिस्पेक्ट में। तो वंडर वाल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है सॉलिडिफाई होने में, गैस में वो फोर्स कम होता है और सॉलिड में वो फोर्स ज्यादा होता है। जैसे यहाँ देखिए अनुज्ञा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आयोडीन है गैस है और आयोडीन है सॉलिड है। आई और आई कोवेलेंट बॉन्ड तो यहां भी है और कोवेलेंट बॉन्ड यहां भी। अंतर क्या है? क्यों यहाँ पे गैस है यहाँ पे सॉलिड है?
तो यहां पर क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच, दो आई के बीच दूरी ज्यादा है, तो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच काफी कम होगा। और यहाँ पर दो आई के बीच दूरी कम है, तो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। और आपको दूरी से क्या रिलेशन है वंडर वाल्स फोर्स का, ये 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r3, 1/r का पावर 4, 1/r का पावर 6 से समझा चुका। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा। प्रकाश कुमार, तुम्हारा जो डाउट है वो भी रॉन्ग है और तुम रिपीट करके लिख रहे हो। पहले भी मैं तुम्हारा डाउट पढ़ चुका था और वो मुझे गड़बड़ लगा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। इस बार तुम 4 बार रिपीट करके कॉपी पेस्ट करके भेज दिए। तुम्हारा डाउट है पास आने पे फोर्स बढ़ता है, क्या पास आ रहा है, क्या पास आ रहा है? पूरी ग्रुप पास आ रहे हैं। तो आप देखो ग्रुप जो है, पास आने का मतलब ये नहीं है इसके कंपैरिजन में पास आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड एंगल 30 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड एंगल 30 हो रहा है। बॉन्ड एंगल 30 होता तब तुम बोलते, बॉन्ड एंगल 60 होता तब तुम बोलते। बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है यहां देखो, बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है। बॉन्ड एंगल अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट है और 109 डिग्री 28 मिनट पे ये स्टेबल है। तो तुम जो फोर्स बोल रहे हो पास आने पे बढ़ेगा, वो फोर्स इतने एंगल या इतने डिस्टेंस पे नेग्लिजिबल है, उसकी तो कल्पना ही नहीं करना है। सो आपके जो भी हैं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप अपना लॉजिक लगाते हो और हमारा लॉजिक सुनते ही नहीं, और हमारा लॉजिक आपको याद नहीं रहता जिससे सवाल नहीं बनते। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस लिक्विफाई इजिली एज कंपेयर टू अदर। अभी अभी मैंने बोला गैस में वंडर वाल्स फोर्स कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है और सॉलिड में और ज्यादा होता है। वंडर वाल्स फोर्स की बात करते हैं, सॉलिड में ज्यादा होता है तो सॉलिड में इसका मतलब नहीं है कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है, वंडर वाल्स फोर्स की बात कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस लिक्विफाई इजिली एज कंपेयर टू, जिसमें देखिए ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरी बात ही नहीं सुनता है तुम लोग, ऐसा ऐसा डाउट लिखते हो ना जो एकदम दिमागी खराब कर देता है। और मेरी बात नहीं सुनते इसलिए सवाल नहीं बनते तुमसे। सारे क्वेश्चन को मैं एक बार बता चुका हूं फिर भी इतने डाउट आते हैं। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वंडर वाल्स फोर्स जो होता है वो मोलर मास पे बढ़ेगा। हीलियम का सबसे कम होगा, इससे ज्यादा नियोन का होगा, हीलियम नियोन आर्गन का होगा, इससे ज्यादा क्रिप्टन का होगा, इससे ज्यादा जेनन का होगा, इससे ज्यादा रेडन का होगा। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। तो जितना ज्यादा वंडर वाल्स फोर्स, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उतना ज्यादा। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन होगा रेडॉन का सबसे ज्यादा होगा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, इजिली लिक्विफाई होगा। उसके बाद जेनन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद नियॉन, उसके बाद हीलियम। सो आप देखो रेडन तो है ही नहीं, जेनन भी नहीं, क्रिप्टन है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, ये आंसर होगा। In which of the following cases the number of corners shared per tetrahedron is 2? मैं बता चुका हूं, सिंगल चेन में होता है, पैरोक्सिन हो गया सिंगल चेन, सिंगल चेन में 2 एटम पर टेट्राहेड्रन शेयर्ड होता है, और साइक्लिक में होता है 2, तो साइक्लिक हो गया। कितना भी मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, कितना भी मेंबर हो। ये एम्फीबोल होता है डबल चेन, डबल चेन। सो 28 हो गया, 31 देखिए, 31 इसको ध्यान से देखिए, 31 को ध्यान से देखिए। द रेशियो ऑफ सिलिकॉन एटम टू मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एटम इन एम्फीबोल। एम्फीबोल क्या होता है? डबल चेन। तो पहले आप एम्फीबोल का फॉर्मूला लिखिए, डबल चेन का क्या फॉर्मूला। तो डबल चेन में मैंने कहा था कि 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है और
3 ऑक्सीजन एटम भी शेयर्ड होता है। एक में एक टेट्राहेड्रन में 2 होता है और एक में 3 होता है। तो जब 2 शेयर्ड होगा तो क्या होगा फॉर्मूला? जब 2 शेयर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? SiO3 सॉरी 4 माइनस होगा। 2 शेयर्ड होगा तो फॉर्मूला होगा SiO3 2 माइनस, और 3 शेयर्ड होगा तो फॉर्मूला होगा SiO2.5 -1। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला होगा Si2O5.5 -3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होगा Si4O11 -6। फॉर्मूला डेवलप करना होगा। अगर आपको एक बार बता चुका हूं, भूल गए होंगे तो मुझे बताइए, फॉर्मूला डेवलप करने में कोई दिक्कत है? और प्लीज पिछले क्वेश्चन का आप कुछ मत पूछना, अब भी डाउट रह जाता है तो बाद में पूछना, मैं बता दिया। फॉर्मूला डेवलप करने में कोई दिक्कत है? यस, नो दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एटम। मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एटम बढ़िया सवाल है ये, तो बढ़िया सा फर्नपरसून बोल दिया एक बार। और तुमको पता है फर्नपरसून पहले भी हम फॉर्मूला डेवलप करना बता चुके, फिर बताया और पिछली क्लास में भी बताया था कि इतना ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है तो फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है। खैर, फॉर्मूला डेवलप हो गया, इसमें टर्म है मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एटम। तो मुझे एक चीज बताइए, मेरे सवाल का जवाब, कि जो सिलिकेट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन एटम, क्या सभी ऑक्सीजन एटम चार्ज होते हैं? सभी पे चार्ज होता है? यस, नो? नो, वेरी गुड। कुछ पे चार्ज होता है और कुछ पे चार्ज नहीं होता है। तो ऑक्सीजन, अच्छा चार्ज होता है तो कितना होता है? एक निगेटिव होता है या उससे अलग भी होता है? ऑक्सीजन एटम पे एक निगेटिव होता है या उससे अलग होता है? एक निगेटिव होता है, वेरी गुड। तो जिस ऑक्सीजन एटम पे एक निगेटिव होता है वो एक ही बॉन्ड बनाए हुए होता है, उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एटम। और जिस ऑक्सीजन एटम पे चार्ज नहीं होता है, वो 2 बॉन्ड बनाया होता है, उसको बोलेंगे डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम। आई होप कि आपको मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ, 11 ऑक्सीजन है बेटा, 11 ऑक्सीजन है, तो इसमें मोनोवैलेंट कितने होंगे? ये बता दो, ये आंसर कर दो। 11 ऑक्सीजन है, इसमें मोनोवैलेंट कितने होंगे? 6 होंगे। वेरी गुड, मजा आ गया, 6 होंगे, क्योंकि 6 निगेटिव चार्ज है तो 6 ही ऑक्सीजन पे होगा, तो मोनोवैलेंट 6 होंगे। मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एटम्स ये 6 होंगे। सिलिकॉन बाई मोनोवैलेंट ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो सिलिकॉन 4 है और मोनोवैलेंट ऑक्सीजन 6 है, 2/3 हो गया, ये आंसर है। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? और जिसे फॉर्मूला डेवलप करना नहीं आया, प्लीज वो मेरी पिछली लेक्चर देखेगा, 3 बार बता चुका हूँ, हर क्लास में बता चुका हूँ, तो जहां सिलिकेट पढ़ाया हूं वहां जाके देखो। आ गया या नहीं आया बताना। वेरी गुड। मॉलिक्यूल हैविंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड इज आर। पोलर बॉन्ड किसको बोलते हैं? पोलर बॉन्ड किसको बोलते हैं? वरुण मालवीय, सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज मैंने आज तक जितने सिलिकेट बनाया उस पे नहीं दिखाया है। किसी भी सिलिकेट पे मैंने सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाया, तो वरुण मालवीय तुम्हारा क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हाँ, पोलर बॉन्ड उसको बोलते हैं जो 2 डिफरेंट एटम के बीच हो, म्यू नहीं पहले। पोलर बॉन्ड उसके बोलते हैं जो डिफरेंट एटम के बीच हो, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। और नॉन पोलर बोलते हैं जो 2 सेम एटम के बीच हो। आप बॉन्ड देखो, आप स्ट्रक्चर बनाओ, O2F2 S2Cl2 N2H4 S2F10 का स्ट्रक्चर नहीं बताया था मैं, तो S2F10 आप देख लो, S 10 फ्लोरीन है, तो
एफ 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 एफ, दो टेट्राहेड्रन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऐसा होगा स्ट्रक्चर। एफ 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 एफ, ऐसा होगा। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया था तो मैं अभी बना दिया। आप दिमाग में रखें कि दो ऑक्टाहेड्रन ज्वाइन किया हुआ है, पहला एस में भी ऑक्टाहेड्रन है, दूसरा एस में भी ऑक्टाहेड्रन है, और वो ज्वाइन किया हुआ है। देखिए 6 बॉन्ड पेयर है ऑक्टाहेड्रन। अब देखिए पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड को P लिख रहा है, नॉन पोलर बॉन्ड को N लिख रहा है। तो ये N है, ये P है, ये P है, एक ही लिख देते हैं। ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है। तो चारों में पोलर बॉन्ड भी है और नॉन पोलर बॉन्ड भी है। तो आंसर होगा A B C D। रेसु कुमारी आपके क्वेश्चन का आंसर है। रेसु कुमारी का क्वेश्चन है कि सर किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर साइक्लिक कब होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको जानना होता है कि ये साइक्लिक है, कोई रूल नहीं होता है कि ऐसा रहेगा तो साइक्लिक होगा। 34 हो गया। एक बच्चा का रिक्वेस्ट आया है कि 31 वाला एक बार फिर से, और ये प्रियासु वर्मा का आया। क्यों फिर से रिपीट करूं? क्या दिक्कत है मुझे बताओ। 31 में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत हो रही? प्रियासु वर्मा बताओ क्या दिक्कत हो रही? चार आइटम तो कम से कम होना ही चाहिए साइक्लिक के लिए। सर मोनोवैलेंट समझ नहीं आया। यहाँ तो लिखा हुआ है अच्छे से, मैंने मोनोवैलेंट नहीं समझ में आया। यहाँ लिखा हुआ है कि सिलिकेट के स्ट्रक्चर में दो तरह का ऑक्सीजन एटम होता है। एक ऑक्सीजन एटम जिसपे चार्ज नहीं होता है और एक ऑक्सीजन एटम जिसपे चार्ज होता है। वह ऑक्सीजन एटम जिसपे चार्ज नहीं होता है, वह ऑक्सीजन एटम जिसपे चार्ज नहीं होता है उसको डाइवैलेंट बोलते हैं, और वह ऑक्सीजन एटम जिसपे चार्ज होता है उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। बता दिया मैंने मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट। अब ये सवाल है कि 6 मोनोवैलेंट ही क्यों हुआ? ऑक्सीजन पे चार्ज जो पूछ रहा है दिव्यांशु, 3 बार मैसेज मत करो। दिव्यांशु, ऑक्सीजन पे चार्ज निगेटिव कितना होता है? 1 होता है या 2 होता है या कुछ और होता है? ऑक्सीजन पे चार्ज निगेटिव कितना होता है दिव्यांशु? सिलिकेट में ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होता है यार। जितने सिलिकेट बनाए थे ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव चार्ज दिए थे? 1 निगेटिव चार्ज दिए थे, 2 लिख दिया तो समझ में कहां से आएगा? इसका मतलब 6 एटम होंगे ऑक्सीजन के कम से कम जिसपे 1 निगेटिव होगा, तभी तो यहाँ -6 आया। इसका मतलब ऐसे ऐसे 6 एटम होंगे जिसपे -1 होगा, तो मोनोवैलेंट हो गया 6। जो समझने का होता है वो समझते नहीं हो, जो नहीं समझने का होता है उसको उसको इसको समझाओ। चलिए डिस्कशन हो गया। हम अगली क्लास संडे को ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास है संडे को, अनाउंसमेंट है जिसमें सिर्फ डिस्कशन होगा। ये अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट है संडे को 8:15 से 8:15 से 9:45 AM क्लास होगी, और ये सिर्फ डिस्कशन होगा। और हम डिस्कशन का ऑर्डर बता रहे हैं। हम सबसे पहले जेई मेन करेंगे, पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद हम करेंगे जेई एडवांस एक्सरसाइज। ये दोनों तो हम करेंगे ही करेंगे, ये दोनों तो बनाना ही बनाना है आपको। अगर आपके पास टाइम रहा, जैसे O1 हो चुका है, O2 हो चुका है, S1 हो चुका है, S2 बाकी है। अगर आपके पास टाइम रहा तो आप S2 भी बना के आना।
आप मुझे व्हाट्सएप कर देना जो डाउट होगा। संडे को ये 3 सिर्फ डिस्कस करूंगा। जिसे डिस्कशन क्लास में नहीं आना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा संडे को, वो नहीं आ सकता है। जिसे एग्जाम की तैयारी करना है, एक बच्चा मैसेज किया था सर एग्जाम की तैयारी करना बहुत होमवर्क है, बहुत ये है, वो चाहे तो बैठ के तैयारी कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्कस में यही 3 करूंगा। पहले से अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। लाइव क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं पहले उस फाइल में जाऊंगा, वहां से कट करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा, उसमें टाइम खराब होगा। मेरा डिस्कशन का ऑर्डर ये है पहला, ये है दूसरा, ये दोनों तो मैं करूंगा ही करूंगा। तीसरा मैं तब करूंगा जब आप कहेंगे कि हाँ सर हमने बनाया है। मोस्ट ऑफ द बच्चा कहेगा हाँ सर हमने बनाया है, 1-2 बच्चा कहेगा नहीं बना पाया, तो उसका ध्यान नहीं दूंगा, तीसरा भी डिस्कस कर दूंगा। 90% चांस है कि तीसरा भी डिस्कस कर दूंगा। अगर आपने मुझे डाउट भेज दिया, जितना रोज डाउट आता है उतना भेज दिया, तो तीसरा भी कर दूंगा, और नहीं आएगा तीसरा से डाउट तो फिर तीसरा छोड़ दूंगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा, यही आपका होमवर्क है। अब शुरू करते हैं। मोल का लेक्चर नंबर कितना है? ये 5। शुरू करते हैं मोल का लेक्चर नंबर 5। और चूंकि डिस्कशन था, मैंने चैटिंग ऑन रखा था, लेकिन आपके क्वेश्चन से मुझे समझ में आता है आप पढ़ते लिखते नहीं हो कुछ। अब मैं ऑफ कर देता हूं चैटिंग। देखिए मोल का लेक्चर नंबर 5। पिछली क्लास का एक बार मैं देख लूं क्या पढ़ाया था लास्ट। मोलर मास लिख के छोड़ दिया था। हाँ, मोलर मास। देखिए मोलर मास, mass of 1 mole of a substance is called मोलर मास। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलर मास को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एक बार मैं और टेस्ट सिलेबस की बात कर दूं। मैं मोल कंसेप्ट में सैटरडे तक जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा टेस्ट में। पेपर बन चुका है। मोल कंसेप्ट में सैटरडे तक जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा टेस्ट में। मोल कंसेप्ट से टोटल 13 क्वेश्चन है, और केमिकल बॉन्डिंग और पहले के जो पढ़े हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे टोटल 17 क्वेश्चन है। तो ये टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा कुछ बोलना नहीं है, तो आप कुछ पूछेंगे भी तो रिप्लाई नहीं करेंगे। ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, और इसे कहते हैं मोलर मास। तो मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है आपके पास, या कोई सब्सटेंस, तो इस सब्सटेंस का मास होगा, तो इसका मास है मान लो m, जो भी यूनिट लेना है। और इस सब्सटेंस का मोलर मास होगा, तो इस सब्सटेंस का मोलर मास है m। और इस सब्सटेंस का कोई मोल्स होगा, तो इस सब्सटेंस का मोल्स है n। मोलर मास कितने मोल का मास होता है? 1 मोल का मास होता है। चाहे ऐसा करो, इसको लिखा हुआ सही है बट फिर भी मिटा रहा हूं, इन्हीं दोनों से पहले लिखता हूं। एक सब्सटेंस लिया जिसका मोल्स है n और जिसका मास है n, तो हम कहेंगे सिंस n मोल्स substance have mass equal to m, therefore 1 mole of substance has mass equal to m by n। अब मुझे बताइए कि इस m by n को क्या बोलते हैं? ये 1 मोल का मास है, तो इसे क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो इसे बोलते हैं मोलर मास हो गया m by n। यहां से स्मॉल n निकाल लें, मास अपॉन मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये अलग फॉर्मूला आया। m क्या है? मास। कौन सा मास? जिस सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का आप मोल निकालना चाहते हैं उस सब्सटेंस का मास। और कैपिटल M क्या है?
मोलर मास। कौन सा मोलर मास? तो जिस सब्सटेंस का आप मोल्स निकालना चाहते हैं उसका मोलर मास। तो ये हो गया मोलर। मोलर वॉल्यूम हम डिफाइन कर चुके हैं, एक बार फिर से देखिए मोलर वॉल्यूम। volume of 1 mole of a substance is called molar volume. Volume of 1 mole of a substance is called molar volume. यह एक सब्सटेंस है बेटा, यह एक सब्सटेंस है, यह कोई सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस का वॉल्यूम है V मान लेते हैं, इस सब्सटेंस का वॉल्यूम है V और इस सब्सटेंस का मोल्स है N। तो N moles, since N moles have volume equal to V, therefore 1 mole has volume equal to V by N, therefore Vm होगा V by N। मोलर वॉल्यूम होगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। मोलर वॉल्यूम होगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल के वॉल्यूम को ही मोलर वॉल्यूम बोलते हैं और एक मोल का वॉल्यूम कितना है? V by N। तो जिसे इसे बोलेंगे V by N। एक टर्म है स्पेसिफिक वॉल्यूम, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा स्पेसिफिक वॉल्यूम बताया है कि नहीं, फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूं। ये होता है वॉल्यूम बाय मास। यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी या सेंटीमीटर पर ग्राम। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोलर मास पे। एक क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, क्लियरिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a plant virus is cylindrical in shape. Of diameter 150 angstrom and length 5000 angstrom. If specific volume of the virus is 0.75 centimeter cube per gram, calculate molar mass of the virus in gram। ये बनाना है, ये सवाल है। ये आईआईटी में आया है 2000 में। अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 22 साल पहले आया है, बट 70s में भी क्वेश्चन टफ आते थे, तो खैर 22 साल पहले। तो इस सवाल को देखते हैं बेटा, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। पहले डेटा क्या है ये देखिए, डेटा क्या लिखा हुआ, सॉल्यूशन देखिए। और अभी ध्यान से देखो सॉल्यूशन को एक बार, इसके बाद पूछूंगा समझ में आया तो फिर मत लिख देना वंस अगेन, टाइम खराब होता है उससे, आपका कीमती टाइम खराब होता है। A plant virus is cylindrical in shape of diameter 150 angstrom. Diameter है 150 angstrom. This implies radius हो जाएगा 75 angstrom. और इसको लिख सकते हैं 75 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको रेडियस समझ में आ गया। लेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकते हैं 5000 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर।
इफ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वायरस, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। ये है 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। आपको समझ में आ गया होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। मोलर मास ग्राम में निकालना है, तो इसीलिए हम ऊपर जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ताकि जब उसे वॉल्यूम निकाले तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में चेंज क्यों किया। अब देखिए, वायरस सिलेंड्रिकल इन शेप है, तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वायरस। तो वायरस का शेप सिलेंड्रिकल है, ऐसा है, ऐसा है वायरस का शेप। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, क्या होगा वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस हो गया, इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। ये हो जाएगा पाई इंटू 75 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर, और लेंथ हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5, और यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। एक वायरस का वॉल्यूम आ गया, तो एक वायरस का मास निकाल लीजिए। इस फॉर्मूले से देखिए, वॉल्यूम को रख दीजिए कि V बाई एम है 0.75, तो यहां से m निकाल लीजिए, m हो जाएगा V बाई 0.75। ये हो जाएगा पाई इंटू 75 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 0.75, और m की यूनिट आएगी ग्राम। m आएगा, एक सिंगल वायरस का मास निकाल रहे हैं, तो m आएगा पाई इंटू 75 इंटू 5 इंटू 10 टू दावर 8 दूनी 16, 4 20, 21, 21 में से 100 गया, तो 21 में से 2 गया 19, 10⁻⁻19 ग्राम आएगा, डिवाइडेड बाई 1, इतना ग्राम आएगा। ये मास ऑफ ए सिंगल वायरस है, लेकिन निकालना क्या है? यहां देखिए, मोलर मास निकालना है। मोलर मास कितने वायरस का मास होगा? 1 मोल वायरस का मास होगा। देयरफॉर मोलर मास हो जाएगा m इंटू एन ए, ये हो जाएगा पाई इंटू 75 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। यह आ जाएगा पाई इंटू 75 इंटू 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁴ ग्राम। ये जो भी कैलकुलेट कर लें, ये आंसर होगा, और ग्राम में ही निकालना था, तो ये आंसर होगा। आई होप कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ कहना है तो आप जल्दी से कह दीजिए। समझ में आया, नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछिए। ये नहीं आया वॉल्यूम ऑफ द वायरस यार, कह रहे फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम वाला। भाई सिलेंड्रिकल इन शेप यहां लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल इन शेप। तो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका क्या वॉल्यूम है? इसका रेडियस r है और हाइट l है, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल। ये बच्चे होंगे आप 5वां 6ठा में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़े होंगे।
मैंने आपके डाउट देख लिए, एक बार मैं डाउट आपके बता दे रहा हूं आपको कि क्या डाउट आ रहा है। एक बच्चा लिख रहा है एंगस्ट्रम बराबर सेंटीमीटर क्यूब। दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता कि एंगस्ट्रम बराबर सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, क्योंकि एंगस्ट्रम लेंथ की यूनिट है और सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट। एक बच्चा कह रहा है 10 का पावर -19 कैसे आया। भाई इसका कैलकुलेशन हम नहीं सिखा रहे, मैं मानता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन आता होगा। तो अब हम क्या ये बताएं कि 8 दूनी 16 हो गया बेटा, 16 और 5 तो -21 हो गया, 10 का पावर -21 हो गया और नीचे 0.75 है तो इसका 100 ऊपर आ गया, 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 का पावर -19 हुआ। ये सब जो आपके डाउट है, इसका मतलब है आपका कैलकुलेशन स्किल बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब है। 8th 9th में आपने कैलकुलेशन नहीं किया है। एक बच्चा बार बार लिख रहा है r बराबर d/2। क्या r बराबर d/2? रेडियस बराबर डायमीटर/2 होता है, तो लिया तो डायमीटर/2, तभी तो 75 आया। तो आप क्यों लिख रहे हो r बराबर d/2? क्यों लिख रहे हो? 0.75 दिया हुआ है, ये 0.75 कैसे हुआ नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन से मल्टीप्लाई क्यों किया? यस मोहितकर का डाउट है। क्या पूछ रहा है? मोलर मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोलर मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोलर मास पूछ रहा है। मोलर मास कितने मॉलिक्यूल का मास होता है? Na मॉलिक्यूल का मास होता है। ये जो निकला है ये है मास ऑफ ए सिंगल वायरस। और जब Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो निकला है ये क्या है? ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस, क्योंकि Na से मल्टीप्लाई कर दिया। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं? मोलर मास ऑफ वायरस। बाकी जो भी डाउट हैं आपके वो बहुत ही गंदे हैं, क्लास 5-6 के हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड डाउट हैं। ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसा डाउट कैसे आ सकता है कि 10 का पावर -19 कैसे आया, 0.75 कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे कर दिया, ऐसे डाउट हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि ऐसे डाउट भी आ सकते हैं। टॉपिक का नाम है एवरेज, समझिएगा प्लीज, यहां भी समझने वाला है। एवरेज एटॉमिक मास। सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिए। एवरेज एटॉमिक मास की बात हो रही है। क्यों हो रही है? तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का आइसोटोप होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का आइसोटोप होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का आइसोटोप। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का जब आइसोटोप होता है तो एक एलिमेंट का मास क्या लेंगे? तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट का मास एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास में 100 बच्चे हैं, जिसमें 40 लड़कियां हैं और 60 लड़के हैं, 60 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं। आपको पता है ऑल द 100 स्टूडेंट का मास अलग अलग आएगा। कोई 40 केजी का होगा, कोई 60 केजी का होगा, कोई 40.5 केजी का होगा, कोई 60.5 केजी का होगा। सबका मास अलग अलग है। लेकिन हम ऑन एन एवरेज एक आदमी का मास निकालने बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? सबके मास को जोड़ देंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। हद है यार। अक्षत गुप्ता आप लिख रहे हैं सर मोलर मास पर भी क्वेश्चन करवा दो। ये क्या विमल कुमार पर क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन मोलर मास पे नहीं था ऊपर, क्या ये मोलर मास पे ही क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन मोलर मास पे ही था। अब सोनू झा बोल रहा है Na से डिवाइड होगा। पहले आप करो, कितने क्वेश्चन कराना है ये मुझे आप मत बोलो। सुजीत गुंड तुम अभी तक पूछ रहे हो Na से मल्टीप्लाई क्यों किया? Na से मल्टीप्लाई क्यों किया? मुझे बताओ, एक केला, एक बनाना का मास है 25 ग्राम, तो एक दर्जन बनाना का मास क्या होगा?
मुझे बताओ जो बोल रहा है Na से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक बनाना का मास है 25 ग्राम, तो एक दर्जन बनाने का मास कितना होगा? 25 इंटू 12। तो एक वायरस का मास है एक डजन का मास होगा 25 इंटू 12। एक वायरस का मास है m, तो एक मोल वायरस का मास कितना होगा? आपने यहां 12 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहां Na से डिवाइड क्यों करूं? m इंटू Na। सर एक मोल वायरस पूछा है। हाँ, मोलर मास पूछा है वायरस का। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? एक मोल वायरस का मास, वायरस का मोलर मास पूछा है। तो सुजीत गुण, मोलर मास होता क्या है? देखो ना ऊपर डिफिनेशन, क्या होता है मोलर मास? मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। यहां ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से सुनना। अंकित कुमार पूछ रहे हैं मोलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास में क्या फर्क है? पिछली क्लास में बोल चुके हैं कि मोलर मास को ग्राम में लिखिएगा तो वही ग्राम मोलिकुलर मास है, सेम है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो अदिति कुमार बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा आ गया है। हाँ, ज्यादा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मोलर मास 10 का पावर 20 भी हो सकता है। इस पेन का मोलर मास निकालेंगे तो बहुत बड़ा मास हो जाएगा, बहुत बड़ा मास हो जाएगा। ये एक पेन का मास है, इसको एवोगाद्रो नंबर जैसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पेन का मोलर मास तो बहुत बड़ा होगा। एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, अब इस पे ध्यान दो। एवरेज एटॉमिक मास पे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का आइसोटोप होता है, और आपको पता है कि आइसोटोप में एटॉमिक मास से हर अलग अलग एलिमेंट का मास अलग होगा, क्योंकि मास नंबर उनका अलग होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। तो प्रोटॉन का मास ऐड हो जाएगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक यूनिट मास बढ़ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का आइसोटोप होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। जैसे मैं पूछूं कि इस क्लास में, क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनका एक बच्चे का मास कितना होगा, तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी बोल देंगे। 100 बच्चे हैं तो सबका मास निकाल के जोड़ के एवरेज निकाल के बोलेंगे कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे का मास कितना होगा। तो वही चूंकि एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अकर इन नेचर एज आइसोटोप्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट occur in nature as isotope. Most of the element isotope के फॉर्म में होते हैं। Thus we calculate atomic mass. Thus we calculate atomic mass of an element by taking average of different isotopic form. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अकर इन नेचर आइसोटोप। चूंकि आइसोटोप होते हैं हर एक, जैसे कार्बन 12 होगा, कार्बन 14 होगा, तो कार्बन का क्या मास है? तो तय बात है 12 से ज्यादा आएगा ऑन एन एवरेज और 14 से कम होगा कार्बन का मास। जैसे क्लोरीन 35 होता है और क्लोरीन 37 होता है, तो क्लोरीन का मास क्या लेंगे? तो डिपेंडिंग अपॉन कि 100 एटम लेते हैं उसमें कितना क्लोरीन है, कितना क्लोरीन 35 है, कितना क्लोरीन 37 है, जो एवरेज मास आएगा वो 35 से ज्यादा होगा और 37 से कम होगा। अब देखिए कि हम एवरेज निकालेंगे कैसे, तो इस पे पहले एक सवाल कर लेते हैं जिससे कि एवरेज निकालना आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है बेटा,
कि क्लोरीन 35 and chlorine 37 are present in their relative proportion of 3:1. Find the average atomic mass of chlorine. पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है बेटा कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये दोनों आइसोटोप है क्लोरीन के, ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं 3:1 के रेशियो में। तो क्लोरीन का जितना कंपाउंड है उसमें क्लोरीन एटम को देखिएगा, अगर 100 एटम को देखिएगा तो उसमें 75 एटम 35 वाला मिलेगा और 25 एटम 37 वाला मिलेगा। 3:1 का क्या मतलब है? 3:1 का मतलब है कि अगर हम कहीं से भी किसी भी सैंपल से क्लोरीन का 4 एटम लेंगे तो 3 एटम 35 वाला मिलेगा और 1 एटम 37 वाला मिलेगा। ये मतलब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर प्रेजेंट इन देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। मींस 4 एटम अगर लीजिएगा, 3 और 1 4, तो क्लोरीन 35 3 एटम होगा और क्लोरीन 37 1 एटम होगा। क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास 35 ही लेंगे और क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास 37 ही लेंगे। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 3:1 है तो 3 और 1 कितना होता है? 4। आप मान लो कि आपने 4 एटम ही लिया तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा 35 वाला 3 एटम है तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम 3 + 1 और ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 35.5। और यूनिट नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो एएमयू में लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई 1 एएमयू कर लिए हैं, मतलब रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का मीनिंग, इस क्वेश्चन को क्यों बनाया गया, क्यों 35.5 आया, ये सारी बातें आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन को उलट देते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को उलट देते हैं। क्या छोड़िए उल्टेंगे बाद में, पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए मेटल M has 3 isotopes. M20, M21 and M22. If in nature they are present in following ways. M20 है 25%, M21 है 40% और M22 है 35%. Calculate average atomic mass of M. बनाइए इसको, बताइए, बनाइए आंसर कितना होगा, जल्दी से बनाइए तो प्लीज आप, और बताइए आंसर कितना होगा।
कोई बताएगा आंसर कितना होगा? आंसर आ रहा है 20.1, 20.9, 21.9, 39, हद आंसर आ रहा है 47.5। भाई इतना तो कम से कम आना चाहिए ना, 47.5 आ गया तब तो आपको एकदम समझ लेना चाहिए गलत है, क्योंकि आंसर तो 20 से ज्यादा होगा और 22 से कम होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आंसर 35 से ज्यादा होगा और 37 से कम होगा, तो उसी तरह से यहाँ भी आंसर 20 से ज्यादा होगा और 22 से कम होगा। अब निकालते हैं, 100% है टोटल, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। टोटल 100% है तो आप ऐसा करो 100 एटम्स ले लो। अगर 100 एटम्स हम ले लेंगे, टोटल आप 100 एटम्स ले लो, तो टोटल 100 एटम्स ले लेंगे तो M20 हो जाएगा 25 एटम्स, M21 हो जाएगा 40 एटम्स और M22 हो जाएगा 35 एटम्स। तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा 20 इंटू 25। एक एटम का मास है 20, तो 25 एटम का मास होगा 20 इंटू 25, 21 इंटू 40 प्लस 22 इंटू 35, और टोटल कितना है 25 प्लस 40 प्लस 35, ये हो जाएगा 500, 840, 770 डिवाइडेड बाई 100। और ये आएगा 21.1, ये आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है जो आंसर आए हैं आपके, किसी का 47 आया है, किसी का 37 आया है, किसी का 1 आया है, किसी का 2 आया है, किसी का 20.5 आया है, किसी का 21.1 आया है। बहुत अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपको पढ़ाने में, सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप कैसे हैं भाई, कैसे ऐसे आंसर आ सकता है, कैसे ऐसा आंसर आ सकता है? क्यों नहीं आपके दिमाग में गूंजता है कि एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक का एज है 20, दूसरे का एज है 21, तीसरे का एज है 22, तो जो एवरेज होगा एज होगा वो 20 से ज्यादा होगा और 22 से कम होगा। इतना भी बात क्यों नहीं गूंजता है, क्यों कैलकुलेशन एरर हो जाता है? चलिए अब मैं क्वेश्चंस को उल्टा करता हूं। An element X has 2 isotopes. X25 and X27. If in nature they exist in 4:1 ratio, नहीं, if average atomic mass is 25.4 या 25.5 ही ले लेता हूं, 25.5, then calculate percentage of each in nature. क्वेश्चन को उलट दिया मैं, बनाइए इसको, क्वेश्चन को उलट दिया मैं, बनाइए इसको।
एक बात और फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके जो आंसर आते हैं मुझे बहुत टेंशन होती है, और आप क्या है ना आलतू फालतू लिखने का, मेरी बात नहीं सुनते हैं, एकदम गलत सलत आंसर लाते हैं, एक भी बात याद नहीं रहती है। तुरंत बताया था अभी कि आंसर इतना से इतना के बीच में होगा, तब भी आप आंसर 47 ला। अभी भी देखिए, एक का आंसर है 3:1, एक का आंसर है 4:1। इसी से पता चलता है कि बहुत दिक्कत है। चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इसे बनाने का 2 तरीका बताएंगे। संडे को क्लास नहीं होगी, सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास होगी जिसमें डिस्कशन होगा। सिर्फ आप मेरा होमवर्क करके आइएगा और होमवर्क भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।